इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इन द फ्यूचर द फैमिली विल ऑलमोस्ट लाइकली, फ्यूचर में उनकी फैमिली ज़्यादातर मतलब क्या करने वाली है, तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में उनके फैमिली को एक्स्ट्रा मनी सेव करने होंगे, है ना, दूसरे चीज़ों के एक्सपेंसेस काट के उनके एक्स्ट्रा मनी जो है ना सेव करने होंगे मेडिसिन खरीदने के लिए। ये होगा ऑप्शन नंबर 4, हैव टू सेव मनी ऑन समथिंग एल्स, है ना। व्हाट इज़ द मेन रीज़न द फैमिली विल हैव। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश का PT1 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि है पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय का, और ये 2026 का पेपर है। ठीक है, इस पेपर का एग्ज़ाम कुछ दिनों पहले ही हो गया है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो, जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें ये रीडिंग पार्ट है, जिसमें 5 मार्क्स दिए गए थे। इसको पहले रीड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ है आई एम द मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। तो एक माँ रहती है, वो कहती है कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। माई यंगेस्ट डॉटर इज सिक, जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो ना बीमार है। शी हैज़ एन इलनेस दैट विल नेवर गो, उसको एक ऐसा बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। बट इट कैन बी बट इट कैन बी मैनेज्ड, इस बीमारी को ना मैनेज करा जा सकता है। शी नीड्स मेडिसिन टू मैनेज हर इलनेस, तो उसकी बेटी को क्या करना पड़ता है, मेडिसिन लेने पड़ते हैं उन बीमारी को मैनेज करके रखने के लिए। दिस मेडिसिन यूज टू कॉस्ट $10 अ मंथ, ये जो मेडिसिन है उसका प्राइस $10 था, एक महीने का $10 का आता था। नाउ इट कॉस्ट $30 अ मंथ, मगर अब इसका प्राइस बढ़ के $30 हो गया पर मंथ में। अब उसको 10 पहले चाहिए होता था, मगर अब $30 चाहिए होते हैं। विदाउट दिस मेडिसिन माई डॉटर हैज़ ट्रबल ब्रीदिंग, तो ये मेडिसिन नहीं लेने से मेरी बेटी को सांस लेने में दिक्कत होती है। समटाइम्स हर लंग्स डू नॉट वर्क वेल, कभी कभार उसके जो लंग्स हैं ना वो अच्छे से काम नहीं करते। शी कैन नॉट गेट इनफ एयर इन टू हर लंग्स, ऐसा होता है कि उनके लंग्स में ना अच्छे से एयर नहीं जा पाता उनकी बेटी के लंग्स में। देन शी नीड्स द मेडिसिन टू हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, तो तब मेरी बेटी को मेडिसिन चाहिए होता है ताकि उसके जो लंग्स है ना वो फिर अच्छे से काम कर सके। वी हैव टू बाई द मेडिसिन, हमें मेडिसिन खरीदना ही पड़ता है। वी डू नॉट हैव अ चॉइस, हमारे पास कोई दूसरा और कोई चारा नहीं है। बट इट विल बी हार्ड टू फाइंड एन एक्स्ट्रा $30 अ मंथ, मगर ये एक्स्ट्रा $30 पर मंथ इकट्ठा करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। आवर फैमिली विल हैव टू स्पेंड लेस मनी ऑन अदर थिंग्स, हमारी फैमिली को दूसरे कुछ चीज़ों में पैसे कम खर्चने होंगे ताकि पर महीना वो जो $30 चाहिए होता है हम उसका जुगाड़ कर सके। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, द डॉटर नीड्स द मेडिसिन टू, डॉटर को मेडिसिन चाहिए किस लिए, टू हेल्प हर लंग्स वर्क अगेन, ताकि उसके जो ये है लंग्स है फिर से अच्छे से काम कर सके। ठीक, हर महीने 4 से 5 हजार रुपए ट्यूशन के पीछे खर्च करके अगर आप खुश हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऑफलाइन ट्यूशंस मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स, अलग अलग जगह, और ओलंपियाड के लिए भी एक अलग ट्यूशन। एक बार क्यूरियस जूनियर ट्राई करके देखिए, टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे बैठे, वो भी फिजिक्स वाला के एक्सपर्ट्स के साथ। मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST प्लस कंपटीशन की तैयारी, सब कुछ 1500 से 2000 रुपीज पर मंथ के प्राइस में। ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट के थ्रू बच्चे की परफॉर्मेंस ट्रैक की जाती है और उसी हिसाब से इम्प्रूवमेंट प्लान डिसाइड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यू कैन एक्सपीरियंस देयर टीचिंग मॉडल एट जस्ट ₹9 with a 6-day demo session. So why wait? New session has started. Book your seat now. आपका बच्चा इंग्लिश समझता तो है, तो फिर बोल क्यों नहीं पाता? ये प्रॉब्लम लैंग्वेज की नहीं, कॉन्फिडेंस की है। इसलिए ओमली किड्स आपके बच्चे का इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यहाँ डोरो बच्चों से बात करता है, सवाल पूछता है, उनकी सुनता है और उन्हें एनकरेज करता है। पेरेंट्स प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि डोरो आज उनके बच्चे से क्या बात करे। तो डाउनलोड कीजिए ओमली किड्स, पहला मंथ एब्सोल्युटली फ्री। कर सके। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर होगा, हेल्प्स हर लंग्स वर्क अगेन। ठीक है, उसके लंग्स को फिर से काम करने में मदद करते हैं मेडिसिन लेने से। नेक्स्ट देखो, द मदर सेज वी डो नॉट हैव अ चॉइस टू एक्सप्लेन दैट, उसकी मम्मी कहती है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो इससे क्या एक्सप्लेन करना चाहती है कि शी विल डेफिनेटली बाय द मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन जरूर खरीदेगी। ठीक है, उसके पास और कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
Based on the information in the passage, it can be understood that in the future the family will almost likely, फ्यूचर में उनकी फैमिली ज़्यादातर मतलब क्या करने वाली है, तो वो क्या करेंगे, फ्यूचर में उनके फैमिली को एक्स्ट्रा मनी सेव करने होंगे, है ना, दूसरे चीज़ों के एक्सपेंसेस काट के उनके एक्स्ट्रा मनी जो है ना सेव करने होंगे मेडिसिन खरीदने के लिए। ये होगा ऑप्शन नंबर 4, हैव टू सेव मनी on something else, है ना। what is the main reason the family will have to spend less on the other things? मेन रीज़न क्या है कि उनको पैसे कम खर्चने होंगे दूसरे चीज़ों पे? मेन रीज़न क्या था? इसलिए क्योंकि जो प्राइस था मेडिसिन का वो हाई हो गया था, है ना, तो 10 था फिर 30 हो गया था, तो इसलिए उनको पैसे बचाने होंगे। व्हाट डज ट्रबल ब्रीदिंग मीन? ट्रबल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? यह होगा ऑप्शन नंबर 1, डिफ़िकल्टी इनहेलिंग और एक्सेलिंग एयर, सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होने को ही ट्रबल ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था सेक्शन ए जो रीडिंग पार्ट था। सेक्शन बी हो गया हमारा ग्रामर पोर्शन। तो इसमें देखो, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर 80 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। जो पैराग्राफ क्या दिए देख लो, माई स्कूल लाइब्रेरी और द सीजन आई लाइक मोस्ट। ठीक है, तो इनके आंसर्स मैंने अलग से एक पीडीएफ में लिख के रखा है, हम लोग उसको वहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि माई स्कूल लाइब्रेरी 80 वर्ड्स में बोला था ना, आप लिख सकते हो जैसे कि माई स्कूल लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, है ना। मेरा जो स्कूल लाइब्रेरी है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। इट इज़ क्लीन, ये बहुत साफ़ है, क्वाइट है एंड फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, है ना, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स है। देयर आर बुक्स ऑन साइंस, हिस्ट्री, स्टोरीज एंड जनरल नॉलेज। स्टूडेंट्स कैन बोरो बुक्स एंड रीड देम एट होम। स्टूडेंट्स ना वहाँ स्कूल से बोरो करके बुक्स घर लेके जा सकते हैं और घर में पढ़ सकते हैं। आवर लाइब्रेरियन हेल्प अस चूज़ बुक गुड बुक्स। तो हमारी जो लाइब्रेरियन है ना वो अच्छे बुक्स को चूज़ करने में हमें मदद करती है। रीडिंग इन लाइब्रेरी इम्प्रूव्स आवर नॉलेज। लाइब्रेरी में पढ़ने से हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है, वो कैब अच्छे होते हैं और इमेजिनेशन भी हमारा ठीक होता है। आई एन्जॉय स्पेंडिंग माई फ्री टाइम देयर बिकॉज इट हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप अ लव फॉर रीडिंग। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसके साथ और में था द सीज़न आई लाइक मोस्ट। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो जैसे कि द सीज़न आई लाइक मोस्ट इज़ विंटर, है ना, मुझे विंटर सबसे ज़्यादा पसंद है। द विंटर इज़ कूल एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन, सॉरी द वेदर इज़ कूल एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन। उस समय में वेदर ना तो हॉट थोड़ा भी नहीं रहता है, ठंडा ठंडा से रहता है, प्लीजेंट रहता है। आई एन्जॉय वियरिंग वार्म क्लॉथ्स, मुझे वार्म क्लोथ्स पहनने अच्छे लगते हैं। एंड ड्रिंकिंग हॉट सूप और टी, और गर्म गर्म सूप और चाय पीने में मुझे अच्छा लगता है। विंटर इज़ बेस्ट टाइम टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड गो फॉर पिकनिक्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। और विंटर जो होता है बेस्ट समय होता है अपने आउटडोर गेम्स खेलने के लिए और पिकनिक्स जाने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। वी ऑल्सो सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स ड्यूरिंग दिस सीजन। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है ना वो विंटर के सीजन में ही आते हैं। द क्लियर स्काई एंड फ्रेश एयर मेक एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल, है ना। विंटर कीप्स मी एक्टिव एंड चेयरफुल सो इट इज़ माई फेवरेट सीजन। तो इस तरह से आप छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो, क्योंकि वो जब जस्ट 80 वर्ड्स के ही लिखने दिए थे तो इतना सा लिखने से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, राइट अ लेटर। लेटर राइटिंग दिया गया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रुद्र। मान लो आपको कोई फ्रेंड है रुद्र, इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस इन मुंबई। आप मान लो मुंबई में रहते हो, आप अपने फ्रेंड रुद्र को इन्वाइट कर रहे हो अपने यहाँ पे समर वेकेशन एक साथ स्पेंड करने के लिए। मान लो आपका नाम साक्षी या तो सक्षम है। डू नॉट एक्सीड 120 to 150 वर्ड्स से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और में भी जो लेटर वो भी साथ में देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर कज़िन को लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में मान लो आपके कज़िन के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और उसके लिए आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं अलग से। तो आंसर तो लेटर राइटिंग आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो प्लेस आप जहाँ से लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे मुंबई दिया हुआ था ना, आप अपने फ्रेंड को मुंबई बुला रहे हो अपने यहाँ, तो यहाँ पे बताया कि मान लो आप मुंबई में रहते हो तो आप मुंबई का यहाँ पे आप मुंबई लिखोगे, प्लेस आपका इधर आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखोगे और एक लाइन छोड़ के आप डियर रुद्र, क्योंकि रुद्र को इन्वाइट करने बोला था, मान लो आपका फ्रेंड का नाम रुद्र है ना, तो आप कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, आवर समर वेकेशंस हैज स्टार्टेड एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी इन मुंबई। ठीक है, वी विल विजिट फेमस प्लेसेस लाइक मेराइन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच। वी कैन लेटर है तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है।
जिस तरह से पैटर्न यहाँ पे दिखाया गया कुछ इस तरह से लिख देने से हो गया। और में जो था लेटर उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लो फिर से आप प्लेस, वो भी इन्फॉर्मल लेटर ही था, है ना, अपने कज़िन को लिखने के लिए, तो ऊपर प्लेस लिखोगे, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के डियर कज़िन। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर एक्सीलेंट सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर वंडरफुल रिजल्ट। योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेगुलर स्टडी हैव ब्रॉट you this success. You truly deserve this achievement. I wish you all the best for your higher studies and hope you achieve great success in the future. Keep working hard and continue making our family proud. We are all very happy for you. Enjoy your success and celebrate with your family. With lots of love and best wishes. Yours lovingly, Saksham. तो कुछ इस तरह से आप लोग इनफॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये ग्रामर पोर्शन है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है कुछ प्रीपोजिशन से और एडवर्ब से। जैसे कि देखो, जो फर्स्ट ब्लैंक्स दिया हुआ है, द कैट जम्प डैश द टेबल। तो कैट ना यहाँ पे जंप करा डैश द टेबल, यहाँ पे मगर प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ऑन लिख सकते हो, द कैट जम्प ऑन द टेबल, है ना, यहाँ पे आप ऑन लिख सकते हो। फिर द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क। बच्चों ने खेला कहाँ पे, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड लिख सकते हो, आउटसाइड एक एडवर्ब है ना, आउटसाइड अंटिल डार्क। नेक्स्ट, शी क्विकली रैन डैश द पार्क। प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्रू। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं पर फीस की परेशानी, पे आप लिख सकते हो थ्रू द पार्क। नेक्स्ट, द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग। हेलीकॉप्टर जो मंडरा रहा था कहाँ पे, अबोव। हेलीकॉप्टर अबोव होगा, होवरिंग अबोव। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई मेटाफोर्स एंड सिमिलीज। इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ने हैं और इनमें से बताना है कि मेटाफोर्स कौन सा, सिमिलीज कौन से, है ना। द राइट एम फॉर मेटाफोर एंड एस फॉर सिमिली। जो मेटाफोर उसके लिए आपको एम लिखना है और सिमिलीज के लिए आपको बस एस लिखने हैं। देखो, ही रैन एज फास्ट एज अ चीता। वो चीता की तरह फास्ट दौड़ा, है ना। तो एज फास्ट एज यूज़ करा गया, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। जो कंपैरिजन करते हैं ना तो वो सिमिली होता है। ठीक है, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। यहाँ पे उसके स्माइल को सन से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपका सिमिली हो गया। नेक्स्ट देखो, हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। उसकी जो वॉइस है ना उसके कानों के लिए म्यूजिक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसके वॉइस को म्यूजिक बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली बता रहे हैं ना, तो ये मेटाफोर हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। द लेक वाज अ मिरर। यहाँ पे भी लेक को डायरेक्टली मिरर बताया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग द स्काई, तो इसीलिए ये भी मेटाफोर होगा। ठीक है, जब कंपेयर करते हैं तो सिमिली, और जब डायरेक्टली किसी चीज़ को बताते हैं तो वो मेटाफोर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the modal verbs in the following sentences. Choose the functions they express from those given in the box below. आपको इनमें से मॉडल वर्ब्स को चुनने हैं, देखो, और उसका फंक्शंस भी बताना है इस सेंटेंसेस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कैन है यहाँ पे मॉडल वर्ब, है ना, और कैन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एबिलिटी बता रहा है ना, किसी का एबिलिटी बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैन का फंक्शन हो गया एबिलिटी की तरह। नेक्स्ट, दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। वे में भी ट्रैफिक के लिए उनका लेट हो गया, लेट। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक, में भी ट्रैफिक के लिए वो लोग लेट पहुँचे यहाँ पे। तो माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मे बी, है ना, मे बी का यूज़ आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी हो रहा है। नेक्स्ट, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसको डिनर से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए। तो मस्ट है यहाँ पे मॉडल वर्ब, और यहाँ पे मस्ट का जो फंक्शन है ना, ये नेसेसिटी हमें शो कर रहा है। नेसेसिटी क्या है कि उसको डिनर से पहले अपना होमवर्क फिनिश करना है। नेक्स्ट देखो, दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक। तो उनको दे शुड, ऑट यानी कि दे शुड, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए अपने मिस्टेक के लिए। तो यहाँ पे ऑट जो है ना, ये हो गया आपका मॉडल वर्ब, है ना। और यहाँ पे इसका जो फंक्शन है ये आप लिख सकते हो, जैसे कि मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है ना, कि ऐसा करना ही है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका फंक्शन आउट का हो गया मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये ग्रामर पोर्शन यहाँ पे होता है ख़त्म। फिर सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है लिटरेचर पार्ट 15 मार्क्स का।
Read the extracts given below and answer the questions that follow. You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है, द रिवर डेट स्पोक से, है ना। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। जो लड़की रहती है बहुत पजल्ड हो जाती है, उसको लगता है जैसे रिवर से वॉइस आ रहा है। इट कुडंट बी, उस फिर रिवर ये कैसे हो सकता है, रिवर कैसे बोल सकता है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट। तो रिवर कहता है तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। से द रिवर फॉर इट वॉज अ रिवर, रिवर ही बोला ऐसा क्योंकि वो सच में रिवर ही बोल रहा था। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, कि तुमको पता है मुझे सागर से जाके मिलने का बहुत ज़्यादा जल्दी है ना, तो तुम जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज। तो रिवर का जो टोन है यहाँ पे, जिस तरह से रिवर बातें बोल रहा है, वो टोन कैसा है। एज्यूमिंग, सॉरी ये एज्यूमिंग तो पेपर में गलत आ गया था, ये एज्यूमिंग नहीं एश्योरिंग होना चाहिए था, ASSURING, और सिंपथाइजिंग। तो यहाँ पे रिवर जो था ना, रिवर का जो टोन था वॉइस का, वो था एश्योरिंग। वो एश्योर कर रहा था उस लड़की को, ताकि मतलब उसको भरोसा दिला रहा था खुद पे कि तुम अपने मन की बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। तो एश्योरिंग होगा फर्स्ट वाले का आंसर। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। आपको एक फ्रेज बताना है उस एक्सट्रैक्ट में से, ऊपर में से। इससे ये पता चलता है कि जानवी फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादातर उस रिवर के पास जाया करती थी। तो आप ये लाइन लिख सकते हो यहाँ से, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। ये फ्रेज हमें शो करता है कि जानवी वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इसका। सिलेक्ट, ये तो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट यहाँ पे होगा, टू कंप्लीट द सेंटेंस। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर एक्सप्रेस। ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस। तो ये जो लड़की सोचती है ये रिवर नहीं हो सकता है ना, तो ये लाइन एक्सप्रेस करता है डिसबिलीफ को, अविश्वास। उसको विश्वास नहीं होता कि रिवर ही ऐसा हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यार एनसीईआरटी बुक पढ़ पढ़ के मेरी आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, और ये पीडीएफ जूम कर करके मेरा दिमाग घूम जाता है। भाई मेरी एनसीईआरटी तो सीधी चलती है। हाँ, और भी क्वेश्चन है इसमें। 4, चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स। तो रिवर का 3 क्वालिटीज़ आपको बताना है। ये तो इसका था ना, रिवर का आपको 3 क्वालिटीज़ बताने हैं इन बॉक्सेस में से। तो रिवर जो था वो अफेक्शनेट था, है ना, वो थॉटफुल था, और वो काइंड हार्टेड था। तो ये 3 क्वालिटीज़ आप बता सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट चैप्टर 2 से दिया गया है कुछ लाइंस, ट्राई अगेन से। देखो, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, है ना। जो राजा ब्रूस था वो अपने आप को एकदम इतना निराश होकर नीचे बैठता है, जितना कोई ज़्यादा निराश हो सकता है वो उतना ज़्यादा निराश था। एंड आफ्टर वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, फिर वो थोड़ी देर बाद वो सोचता है, आई विल गिव इट ऑल अप। तो सोचे कि वो सब कुछ अब सरेंडर कर देगा, अब उससे कुछ नहीं होने वाला है। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्ल्यू। तभी उसके सामने एक स्पाइडर वैसे करके लटकता है, अपने वो उसका जो सिल्की सा वेब होता है ना, उससे वो वहाँ पे लटकता है। ठीक है, देखो इस पैराग्राफ के बेसिस पर जो क्वेश्चंस है इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट। तो इनमें से आपको बताना है, कोई फ्रेज आपको चुनना है जो फिजिकल एक्सप्रेशन बता रहा है किंग का इमोशनल स्टेट का। तो फर्स्ट लाइन ही होगा, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, है ना। वो अपने आप को जल्दी से अचानक से नीचे बैठ जाता है, जितना ज़्यादा निराश था वो, इसीलिए। तो ये वाला आपका होगा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड लो डिस्पेयर। तो पोएट ने लो डिस्पेयर वर्ड क्यों यूज़ किया था, नंबर 2 का आंसर। आप इस तरह से लिख सकते हो, द पोएट यूजेज द वर्ड लो डिस्पेयर बिफोर। लो यानी कि बहुत ज़्यादा लो फील करना, है ना, दुखी, बहुत ही ज़्यादा निराशा था, उसके लिए उसने लो वर्ड का भी यूज़ क्यों किया पोएट ने, ये दिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था, ये शो करने के लिए। तो द पोएट यूजेज द वर्ड लो डिस्पेयर बिफोर लो बिफोर डिस्पायर टू एम्फसाइज, इस तरह से आप लिख सकते हो, टू emphasize
स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, 1 मिनट फिर से लिख देती हूँ। टू एम्फसाइज द डेप्थ, वो कितना ज़्यादा, कितना डीपली वो दुखी था। द डेप्थ ऑफ किसका, राजा का है ना, द किंग ब्रूस। सैडनेस को शो करने के लिए यूज़ करा गया है सैडनेस, या फिर आप लिख सकते हो एंड, वो निराश हो गया था, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, उसको कोई होप नज़र नहीं आ रहा था, तो ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इन द लाइन एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर्ड का मीनिंग होता है सोचना, थॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका थॉट। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ से। द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द समथिंग दैट इज, सिल्कन फिल्मी क्लू क्या था, वो स्पाइडर का वेब था, है ना, जो तो वो कैसा होता है, दैट इज वेरी डेलिकेट और सॉफ्ट, वो हम बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसी के साथ ही एक्सट्रैक्ट बेस खत्म होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। एनी 2 करना है, 3 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें से कोई 2 ही करना है आपको। फर्स्ट वाला देखो, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, तो ये 3rd चैप्टर से है। हेलन केलर कहती है कि अगर मान लो किसी को उसको छूने का जो सेंस ऑफ टच होता है ना, उससे वो उस चीज़ का भरपाई कर लेती है। किस चीज़ का, अगर लॉस ऑफ साइट, मान लो वो देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है ना, तो अगर वो देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती है, मगर टच दिया ना, उससे वो सब कुछ फील करके पता कर ले सकती थी। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, आपको इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, मगर चैप्टर के में जो भी टेक्स्ट दिया गया ना, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इनके आंसर्स मैंने अलग लिखे, वहाँ से हम लोग इसको डिस्कस जाती थी, ठीक है। हाउ डिड द में आ जाता है, जैसे माँ है, उसके पापा है ना, उसको सेंस ऑफ टच से जो राइटर है ना वर्ल्ड को समझ सकती है, जैसे बाय टचिंग द पीपल एंड ऑब्जेक्ट, किसी को लोगों को चुके उसको समझ में आ जाता है, जैसे माँ है, उसके पापा है ना, उसको समझ में आ जाता था। और फिर ऑब्जेक्ट्स को छू के वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, और उसको समझ में आ जाता था। मेकअप, तो इसके सेंस ऑफ टच से उसका मेकअप हो जाता था, लॉस ऑफ साइट और हियरिंग, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो किसी चीज़ को टच का सेंस करके ही वो समझ जाती थी, ठीक है। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट द जानवी, तो ये 9B क्वेश्चन है। तो रिवर किस तरह से जानवी के बारे में इतना कुछ जानता था। द रिवर न्यू अलॉट अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट एवरी डे, क्योंकि जानवी जो है ना वो रिवर के पास ज़्यादातर हमेशा ही जाया करती थी। शी टॉक टू द रिवर, वो रिवर से बातें किया करती थी। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नियर इट, और उसके सामने बहुत समय टाइम स्पेंड करा करती थी। द रिवर ऑल्सो सॉ डैट शी वॉज अ ब्रेव एंड नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स और अदर क्रिएचर्स। रिवर को ये भी पता चला कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है और दूसरे लीजर्ड्स और अदर क्रिएचर्स से वो थोड़ा भी नहीं। इंस्पायर नॉट टू गिव अप, तो कैसे स्पाइडर हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें निराशा से कैसे ओवरकम करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए, किस तरह से हमें स्पाइडर कैसे सिखाती हैं। तो द स्पाइडर टीचर्स अस टू नेवर गिव अप इवन इफ इट इज़ फेल्स मैनी टाइम्स, इट कीप्स ट्राइंग अंटिल इट सक्सेस। तो स्पाइडर्स जो ना कितने बार भी फेल हो जाते हैं, फिर भी वो हमेशा सक्सीड मतलब ट्राई करते हैं, जब तक वो लोग सक्सेस नहीं पाते हैं। जहाँ तक उनको पहुँचना होता है, जब तक उनका वेब वहाँ तक वो लोग नहीं फंसा लेते हैं, वो मतलब ट्राई बार बार करते रहते हैं। वी शुड ऑल्सो कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर लूज होप, हमें भी हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए और कभी अपना होप नहीं खोना चाहिए, ठीक है। हमेशा आशा रखना चाहिए, होप रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम। किंग ब्रूस का जो स्टार्टिंग में एटीट्यूड अलग था, है ना, बहुत ज़्यादा निराशा थे, बाद में वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो गए थे, ऐसा कैसे चेंज आया था वो आपको बताना है 50 to 60 वर्ड्स में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर और एक है, और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, एनी वन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनी वन आपको करना है। व्हाट मैसेज डज हेलन केलर गिव टू द पीपल हु कैन सी, हेलन केलर ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है जो देख सकते हैं। एंड व्हाई इज इट रेलेवेंट इवन टुडे, और आज के समय में भी उनका मैसेज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, इंपॉर्टेंट क्यों है यानी कि, ठीक है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो।
जैसे कि देखो, पहले फर्स्ट वाला आंसर देख लेते हैं। एट द बिगिनिंग किंग ब्रूस फील सैड एंड होपलेस बिकॉज ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, क्योंकि बहुत बार वो फेल हो चुका होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, होपलेस फील करता है। ही थिंक्स ऑफ गिविंग अप, वो सब कुछ सरेंडर कर देने का कोशिश कर, सब कुछ छोड़ देने का सोचता है। एंड आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर बाद में जब वो स्पाइडर को बार बार ट्राई करते हुए देखता है, अनटिल इट सक्सेस, जब तक वो मतलब यानी कि सक्सेस नहीं पा लेता, ही बिकम्स होपफुल, फिर वो उसको देख के वो जब बहुत ज़्यादा होपफुल और कॉन्फिडेंट फील करने लगता है वो राजा। ही लर्न्स, वो सीखता है कि दैट सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क, वो सीखता है कि सक्सेस यूँ ही नहीं आता, वो हार्ड वर्क से आता है, पेशेंस और नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार मानना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट वाला का जो क्वेश्चन था वो हेलेन केलर ऐसे लोगों को क्या मतलब मैसेज देती है जिनके आंखें हैं, तो वो ये मैसेज देती है कि हेलेन केलर टेल्स पीपल टू वैल्यू देयर आईसाइट, वो कहती है कि अपने आईसाइट को हमें वैल्यू देना चाहिए एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, पीपल एंड एवरीडे लाइफ, हमें ब्यूटी ऑफ द नेचर, लोग और एवरीडे लाइफ का ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए। शी सेज वी शुड नॉट टेक आवर विजन फॉर ग्रांटेड, बस इसको हमारे जो हम देख पाते हैं उसको बस ग्रांटेड यूँ ही नहीं लेना चाहिए। हर मैसेज इज स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे, ये आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैनी पीपल आर टू बिजी टू नोटिस द वंडरफुल थिंग्स, लोग इतने ज़्यादा अपने कामों में बिजी है कि इतने सारे जो वंडरफुल थिंग्स है हमारे आसपास नेचर है उसको अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसके इतना आंसर लिखने से होगा, 650 to 60 वर्ड्स बोला था ना, 3 मार्क्स के लिए इतने आंसर्स लिखना सफिशिएंट है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर आपका होता है फिनिश। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लास 7 का और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है सारे सब्जेक्ट्स के, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।